अजीब तो सच होता है। मैंने बहुत कम कविताएं लिखी हैं, वक्त नहीं मिलता, लेकिन जब कभी मेरी सालगिरह आती है तो पिछले कुछ सालों से मैं हर सालगिरह पर एक कविता लिखता हूं। जीवन की ढलने लगी सांझ, उम्र घट गई, डगर कट गई, जीवन की ढलने लगी सांझ। बदले हैं अर्थ, शब्द हुए व्यर्थ, शांति बिना खुशियां हैं बांझ, जीवन की ढलने लगी सांझ। हम दीवानों का क्या परिचय, कुछ चाव लिए, कुछ चाह लिए, कुछ कसकर और कराह लिए, कुछ दर्द लिए, कुछ दाह लिए। हम नौसीखी नूतन पथ पर चल दिए, प्रणय का कर विनिमय, हम दीवानों का क्या परिचय। शिव मंगल सिंह सुमन की ये पंक्तियां लगता है अटल बिहारी वाजपेयी के लिए ही लिखी गई हो। अटल बिहारी वाजपेयी का एक परिचय नहीं है। अटल जी को ये जगह ऐसे ही नहीं मिली। अटल जी ने इसके लिए बड़े घाव सहे हैं, अपनों के, परायों के, उपहास भी सहे हैं, आनंद भी सहे हैं, लेकिन उसे शिव की तरह आशुतोष भाव के साथ स्वीकार करना। भक्ति चरण शर्मा लिखते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ। जी हाँ, अटल जी जहाँ चले, जिधर चले, कारवां उधर ही चलता गया। लेकिन अब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच नहीं है। वो जीवन के गीत गाते हुए हमसे दूर चले गए। गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं। गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। बतौर प्रधानमंत्री उनका कार्यकाल भले ही उतार चढ़ाव के बीच खत्म हो गया, लेकिन एक कवि के रूप में वो हमेशा लोगों के दिलों में राज करते हैं। रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी। उनके जन्मदिन पर हम उनके जीवन के संघर्षों को तो समझेंगे ही, लेकिन कवि रूप का स्मरण भी करेंगे। पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। अटल जी की हर पंक्ति में कविता थी। संसद में बोले या सभा में उनके अंदाज में हमेशा एक कवि की वाणी होती थी। मानों में उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे वो अपनी कविताओं में जंग का ऐलान देखते थे, पराजय की कविता नहीं। वो एक जूझते योद्धा के आत्मविश्वास का जय घोष थे। शत आकर्षक अरमानों को जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। 25 दिसंबर 1924 को पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। एक सामान्य परिवार में जन्मे अटल जी देश के मानस पर ऐसी छाप छोड़ गए कि कोई उन्हें भूले नहीं भूल सकता।
क्योंकि कवि अटल की कविताएं आपातकाल से लेकर जब वो प्रधानमंत्री थे तब तक लोगों के दिमाग पर प्रभाव छोड़ती रहीं। हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। जब तक दुशासन है बैणी कैसे बंध सकती है, कोटि कोटि संतति है मां की लाज न लुट सकती है। क्षमा करो बापू तुम हमको, वचन भंग के हम अपराधी, राजघाट को किया पावन, मंजिल भूले यात्रा आदि। जय प्रकाश जी रखो भरोसा, टूटे सपनों को जोड़ेंगे, चिता भस्म की चिनगारी से अंधकार के गढ़ तोड़ेंगे। बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत है अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले लो, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने। बहनों और भाइयों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये लाइन उस वक्त कही थी जब आपातकाल के बाद चुनाव की घोषणा हुई। दिल्ली की ठंड में जनता पार्टी की सभा हो रही थी, हल्की हल्की बारिश थी, लोगों को लग रहा था कि भीड़ छटने लगेगी, लेकिन लोग चुपचाप बैठे इंतजार कर रहे थे। इंतजार था अटल बिहारी वाजपेयी के संबोधन का। राष्ट्र जीवन के सारे कलुष को, कलमश को ये धारा धोकर बहा देगी और एक शक्तिशाली, समृद्धिशाली, आधुनिक मगर प्राचीन काल की अच्छी बातों से जुड़े हुए भारत का निर्माण करेगी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ और दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने 16 अगस्त 2018 की शाम 5:05 पर अंतिम सांस ली। अटल अपने भाषण की वजह से भारतीय राजनीति में अलग पहचान रखते थे। उनके संबोधन इतने दमदार होते थे कि उनके विरोधी भी कई बार उनके कायल हो जाते थे। ऐसे कई उदाहरण हैं। कई जगहों पर ऐसा लिखा गया कि अटल जी की भाषण शैली से पंडित नेहरू इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कहा था, ये नौजवान कभी न कभी देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। पंडित नेहरू की बात सच साबित हुई और अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने। टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती, कण कण पर शोणित बिखरा है पग पग पर माथे की रोली, इधर मने सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली। अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिनों की पहली सरकार बनी। तारीख थी 13 मई, साल था 1996। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन ज्यादा दिनों तक इस पद पर बने नहीं रह सके। जिस दिन उन्होंने शपथ ली, तारीख 13 थी। सरकार बनने के 13 दिनों के बाद ही सरकार गिर गई। 1996 में जब उनकी सरकार सिर्फ एक मत से गिर गई, तो वाजपेयी जी ने संसद में एक जोरदार भाषण दिया था। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। 13 अक्टूबर 1999 को उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 13 तारीख को शपथ ली और 13 दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रखर वक्ता और कवि थे। अटल के पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में अध्यापक थे। अध्यापक के साथ साथ वो हिंदी और ब्रज भाषा के सिद्धस्थ कवि भी थे। आगरा जिले के प्राचीन स्थान बटेश्वर के रहने वाले अटल का पूरे ब्रज सहित आगरा से खास लगाव था। अटल जी ने
लिखने की प्रेरणा उन्हें अपने पिताजी से मिली। कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी जो ब्रज भाषा के और हिंदी के अच्छे कवि थे और मूलतः बटेश्वर के रहने वाले थे। आगरा के पास एक जगह है, मैं बटेश्वर कवि सम्मेलन करने गया था तो पूरा नगर, पूरा कस्बा इसी बात से सम्मोहित था कि अटल जी यहाँ से हैं। और बाद में वो ग्वालियर में जाकर रहने लगे, शिंदे की छावनी में, और फिर एक दूसरी जगह पर मकान बना जो बाद में कंप्यूटर शिक्षा के लिए दान कर दिया। कवि सम्मेलनों से बड़ा अनुराग था और नीरज जी जो हमारे बहुत प्रसिद्ध कवि हैं हिंदी के, उनके साथ बड़ा सत्संग रहा। एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि दोनों दोस्त ग्वालियर के कवि सम्मेलन में दिल्ली से गए और जाने का ही पैसा था कि लौटते में तो आयोजक दे ही देगा दक्षिणा जो देनी है। वहाँ पहुँच के पता चला ट्रेन लेट हो गई, 2-3 बजे पहुँचे, पंडाल उठ गया, आयोजक भी चला गया। तो अटल जी ने पूछा, नीरज जी आपकी जेब में कुछ है? तो नीरज जी बीड़ी पीते थे। नीरज जी सुनाते, उन्होंने कहा, भाई पंडित जी मेरी जेब में तो बीड़ी के भी पैसे नहीं है, भूख भी लगी है। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बहन यहाँ रहती है, उसके घर चलते हैं। तो दोनों उनकी बहन के यहाँ गए। तो कविता का जो लेखन है आप देखिए, 14-15 साल की एक कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग जीवन हिंदू मेरा परिचय। वो उस समय के उनके विचार की कविता है। शुरू में कम्युनिस्टों के संपर्क में रहे, उसके बाद 1937 में संघ के संपर्क में आए। अटल बिहारी वाजपेयी को स्कूली समय से ही भाषण देने का शौक था। स्कूल में होने वाली वाद विवाद, काव्य पाठ और भाषण जैसी प्रतियोगिताओं में अटल बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। कवि सम्मेलनीय कविता के संस्कार का प्रभाव है अटल जी के ऊपर। बाद में कविताएं कम लिखनी शुरू कर दी और कहते भी थे, दुखी भी रहते थे इस बात से कि राजनीति ने मुझे कविता से दूर कर दिया, शब्दों से दूर कर दिया। वाजपेयी ने पत्रकार के रूप में भी काम किया। राष्ट्र धर्म, पंचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इन वजहों से उनके भाषण में वो शक्ति थी जिससे लोग जमे रहने पर मजबूर हो जाते थे। मुझे याद है लखनऊ में गन्ना संस्थान में कवि सम्मेलन था। हम तो बहुत छोटे थे, नए नए कवियों में थे, बिल्कुल मंच के कोने पे बैठने वाले। और केसीनाथ त्रिपाठी जी जो इस समय बंगाल के राज्यपाल हैं, उनका अभिनंदन था वो। अटल जी को कवि सम्मेलन में रुचि थी। अटल जी प्रधानमंत्री होते हुए भी साल में 10-12 कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि हो जाते थे, सिर्फ इसलिए कि थोड़ी देर बैठूंगा, कविता सुनूंगा और कविता सुनाऊंगा। तो अटल जी बैठे हुए थे और सरकार गिर चुकी थी राम मंदिर आंदोलन के बाद, जो 5 सरकारें अपदस्थ की गई थी। तो एक कवि हैं हमारे बुंदेलखंड के, छतरपुर के, बड़े भाषा के विशारद कवि हैं, हृदयेश पटेरिया, प्रकाश पटेरिया हृदयेश, हम उन्हें भाई साहब कहते हैं, सबके आदरणीय। तो वो बड़े तेजस्वी कवि थे। तो वो माइक पर आए और उन्होंने कहा कि मैं आज मंच पर बैठे हुए कवि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के राजनेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी को 4 पंक्तियां पहुंचाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आपने पहुंचा देंगे। तो ये टिप्पणी अपने आप में ऐसी थी, लोग हंसे और अटल जी खुद ठटा के हंसे और अटल जी ने पीछे से हाथ उठाया, हाँ बिल्कुल पहुंचा देंगे, पढ़िए। एक हाथ में सृजन, दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं, सभी कीट ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत हो। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। अंतर रोए आंख न रोए, धुल जाएंगे स्वप्न सजोए, छलना भरे विश्व ही तो सच होता है। धूसर पड़ गया था उस 16 अगस्त का सूर्य, अपनी ही आंच में झुलस रही थी उस अग्नि की लपटें। वो एक महामानव की विदाई थी। हर भाषा शांत थी, हर सांस संवेद थी, हर स्वर से फूंक निकल रही थी, लेकिन तब भी वो जिंदा थे और अब भी हिंदुस्तान की फिजाओं में उनकी आवाज गूंजती है। मौत से ठन गए या कदम मिलाकर चलना होगा, या फिर पाकिस्तान को अपनी कविताओं से फटकार लगाना हो। जब वो याद आते हैं, उनकी कविताएं बोल उठती हैं। रुदन में, तूफानों में, अमर संख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन हर कोई उन्हें अपने तरीके से याद करने में लगा हुआ है। हर कोई उनकी कविताएं गुनगुना रहा है। अटल जी की कविताओं से हर कोई जुड़ जाता था। बड़े से बड़े मसले को वो शब्दों की मालाओं में पिरोकर कविताओं का रंग दे दिया। करो 20 समझौते जो पाकिस्तान से कहा गया है, एक नहीं, दो नहीं, करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा।
विभाजन से लेकर इमरजेंसी की पीड़ा पर उन्होंने करारा प्रहार किया था। बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवश्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। अमेरिका और पाकिस्तान का समझौता हुआ तो देश में बड़ा रोष था। पाकिस्तान की चालाकी और राष्ट्रीय संकट को अटल जी ने अपने शब्दों में पिरोया। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज नाज। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। 16 अगस्त 2018 को विश्व ने विराट नेता खो दिया। सियासत ने शलाका पुरुष खोया। देश ने खोया था पाठ पढ़ाने वाले कबीर और रहीम को। खोया था दुनिया से टकराने वाले कवि को। मौत का डटकर सामना करने वाले कवि, हिंदुत्व का राग जगाने वाले कवि, अमरत्व की अलख जगाने वाले कवि। जब इमरजेंसी में बंद थे तो उन्होंने कुछ बड़े गीत तो लिखे थे, जैसे 1 वर्ष बीत गया, कौन वहां रोता है, एक कविता है उनकी। स्नेहलता रेड्डी, और वो बेंगलोर जेल में बंद थे। स्नेहलता रेड्डी दक्षिण की बड़ी मशहूर अभिनेत्री थी और आपातकाल में सरकार को शक था कि उन्हें जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में पता है, डायनामाइट का केस में जिन्हें सरकार ढूंढ रही थी। तो वो उनको अभ्यास नहीं था, इतनी सुदर्शन, इतनी कोमल सी बेचारी, तो वो रात को रोती थी, चीखती थी, उनकी चीख आती थी। तो अटल जी ने पता करा कि कौन है, तो पता चला स्नेहलता रेड्डी है। तो अटल जी ने गीत लिखा था कौन वहां रोता है। लेकिन वे दैनिक रूप से अंदर रह के एक कुंडलिया छंद लिखते थे, गिरधर कविराय से प्रभावित होकर। काका हाथरसी भी लिखते थे हालांकि। तो वो एक डेली, और उसका अपना उपनाम रख लिया था अटल जी ने, कैदी कविराय। कह कैदी कविराय सुनो है श्याम मनोहर, मनोहर श्याम जोशी को उन्होंने वो लिख के भेजी वहां से। तो जो दैनिक लिखना है वो पत्रकारिता की सोच भी उनके अंदर थी। वाजपेयी ने 65 साल के राजनीतिक जीवन में हर स्वाद चखा। हार को गले लगाया, जीत का जश्न मनाया। 2 सांसदों वाली पार्टी को 200 के करीब पहुंचाया। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। ये वाजपेयी का व्यक्तित्व ही था, ये वाजपेयी का करिश्मा ही था कि विरोधी भी उनके कायल थे। संसद में अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी भले ही छोटी रही हो, लेकिन स्वयं अटल बिहारी हमेशा ही स्वाभाविक नेता विपक्ष के रूप में संसद में छाए रहे। हमारी यादों में, हमारे जहन में, हमारे दिलों में अटल हमेशा जिंदा रहेंगे। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए